नमस्कार, मैं सरोज कुमारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम बीए पार्ट 3 के पेपर 2 के अंतर्गत टॉपिक सुरक्षा परिषद संगठन एवं भूमिका पर विचार करेंगे। आज का टॉपिक है यानी हमारा सुरक्षा परिषद संगठन एवं भूमिका। संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ रहे हैं हम, और इसके जो अंग हैं, महासभा पढ़ा था हमने पहले वीडियो में। आज इसके बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषद के संगठन और भूमिका पर विचार करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ निर्माताओं ने विश्व संस्था की संपूर्ण शक्ति सुरक्षा परिषद में निहित कर दी थी। इसे विश्व शांति एवं सुरक्षा का पहरेदार माना जाता है। सुरक्षा परिषद विश्व की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, यानी संपूर्ण विश्व की शक्ति जो संयुक्त राष्ट्र संघ में निहित है उसका प्रतिनिधित्व सुरक्षा परिषद करती है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यपालकीय अंग है, यानी एक्शन लेने वाला अंग है। महासभा को व्यवस्थापिका के रूप में माना जाता है, तो कार्यपालिका का कार्य एक तरह से सुरक्षा परिषद करती है। एक विचारक हैं पामर और परकिंस ने इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कहा है, कुंजी कहा है इसे। डेविड कुशमैन ने इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा है। एक विचारक, अन्य विचारक हुए हैं डेविड कुशमैन, इसे दुनिया का पुलिसमैन, यानी जहाँ कहीं भी व्यवस्था नहीं हो तो पुलिस का कार्य उसमें व्यवस्था स्थापित करना है। वैसा ही कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा परिषद करती है। संकट का समय हो या शांति का, सुरक्षा परिषद हर समय सक्रिय रहती है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी अंग कार्य नहीं कर रहा हो, भले ही सुरक्षा परिषद हर वक्त संपूर्ण विश्व की शांति और व्यवस्था के लिए तैयार रहने वाला अंग है, संगठन है। अब इश्यू आता है कि इसका संगठन किस तरह का है, इसकी सदस्यता किस प्रकार की है। तो सुरक्षा परिषद के कुल 15 सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। 5 स्थायी और 10 अस्थायी। 10 अस्थायी सदस्यों में से 5 एशियाई अफ्रीकी राज्यों में से, 1 पूर्वी यूरोप में से, 2 दक्षिणी अमेरिका के, व शेष 2 पश्चिम यूरोप व अन्य राज्यों में से होने चाहिए। यानी 10 अस्थायी सदस्यों का जो निर्वाचन है वो इस तरह से है कि 5 एशियाई अफ्रीकी राज्यों में से होने चाहिए, 1 पूर्वी यूरोप में से, 2 दक्षिण अमेरिकी व शेष 2 पश्चिम यूरोप व अन्य राज्यों में से होने चाहिए। चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन व संयुक्त राज्य अमेरिका इसके स्थायी सदस्य हैं। यानी इसके स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। और जो यानी स्थायी सदस्य प्रारंभ से ही हैं और लगातार बने हुए हैं और वो स्थायी रहेंगे। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन जो है वो महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करती है। यानी स्थायी सदस्य तो स्थायी हैं, प्रारंभ से ही हैं। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा करती है अपने 2/3 बहुमत से और 2 वर्ष के लिए। यानी 2-2 वर्ष के लिए राष्ट्र जो है अस्थायी सदस्य के रूप में आते रहते हैं, उनका कार्यकाल पूरा होता रहता है, फिर नए सदस्य आते रहते हैं। तो ये अस्थायी सदन है, इसकी सदस्यता जो है चलती रहती है, चुनाव होता रहता है, आते जाते रहते हैं सदस्य। स्थायी सदस्य 5 हैं जो संपूर्ण विश्व के कर्णधार राष्ट्रों में से है, संपूर्ण विश्व के महाशक्ति इनको प्रारंभ में माना गया जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया।
तो उनको स्थायी सदस्य के रूप में जो है जगह दी गई थी। जहाँ तक रूस का सवाल है तो इससे पहले सोवियत संघ जो एक साम्यवादी राष्ट्र हुआ करता था, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य था, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य था। 90 में उसके विघटन के पश्चात उसका स्थान उसके सबसे बड़े राज्य और राष्ट्र के रूप में जो उभरा है रूस, उसने ले लिया है। तो वर्तमान में सोवियत संघ नहीं, रूस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में से एक है। संगठन के पश्चात आप देखते हैं इसकी कार्य प्रणाली किस प्रकार की है, कि काम कैसे करती है, कौन कौन से मामले इसके समक्ष आते हैं। सुरक्षा परिषद निरंतर कार्य करने वाला अंग है। यह स्थायी रूप से सत्र में रहती है, यानी इसका सत्र होता रहता है। स्थायी रूप से यह सत्र में चलती रहती है, कोई भी काम हो तो यह करती रहती है। इसकी बैठक 14 दिन में एक बार होती है। 14 दिन में एक बैठक तो इसकी होती है, और यदि आवश्यक हो तो 24 घंटे की सूचना पर बैठक बुलाई जा सकती है। 14 दिन में एक बैठक होना तो आवश्यक है ही, और अधिक आवश्यकता हो तो 24 घंटे की सूचना पर इसकी बैठक बुलाई जा सकती है। जहाँ तक इसके निर्णय किस प्रकार से होते हैं तो मामला है तो प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय के लिए कोई नो वोट की आवश्यकता होती है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय के लिए, डिसीजन के लिए सुरक्षा परिषद के कोई भी नो वोट आवश्यक है। 15 में से कोई भी नो वोट आवश्यक है। प्रक्रिया संबंधी मामले हैं जैसे सुरक्षा परिषद की बैठक का समय, स्थान का निर्णय, कार्यवाही चलाने के नियम आदि आदि। यानी प्रक्रिया संबंधी मामलों में आता है कि बैठक कब होगी, कहाँ होगी, कार्यवाही चलाने के नियम क्या होंगे आदि आदि। ये जो साधारण से मामले हैं, इनमें निर्णय सुरक्षा परिषद के 15 में से कोई भी नो वोट अगर समर्थन में है तो बैठक हो सकती है और वो निर्णय उसमें लिया जा सकता है। यानी कोई भी निर्णय पास हो सकता है प्रक्रिया संबंधी नो वोटों से। इनके अतिरिक्त जो मामले होते हैं, इनके जो अतिरिक्त मामले हैं जो महत्वपूर्ण मामलों की श्रेणी में आते हैं, यानी प्रक्रिया संबंधी मामलों को छोड़कर अन्य जो मामले आते हैं सुरक्षा परिषद के समक्ष जो महत्वपूर्ण श्रेणी में आते हैं, जैसे विश्व शांति से संबंधित है या सुरक्षा परिषद के जो भी काम हैं, इन प्रक्रिया संबंधी मामलों को छोड़कर वे सब महत्वपूर्ण मामलों में आते हैं। और उन सब पर निर्णय के लिए नो स्वीकारात्मक मतों के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि 5 स्थायी सदस्य भी उस निर्णय में सहमत हो। यानी 9 सदस्य का समर्थन, इसमें भी 9 ही सदस्यों को चाहिए, परंतु शर्त क्या है कि 5 स्थायी सदस्य भी उस निर्णय से सहमत हों। ये जो 5 स्थायी सदस्य अभी अपन लोगों ने पढ़ रहे थे, उन पांचों का ही समर्थन पूरा चाहिए। उनमें से एक भी अगर उसके विरोध में वोट दे देता है तो महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं हो सकता। सुरक्षा परिषद कुछ नहीं कर सकती, सुरक्षा परिषद निर्णय नहीं ले सकती। इसको कहते हैं वीटो हो गया, तो उस राष्ट्र की ओर से प्रस्ताव वीटो हो जाता है। इसको निषेधाधिकार, हिंदी में निषेधाधिकार की शक्ति कहते हैं। ये 5 स्थायी सदस्यों को प्राप्त है। यानी जो भी महत्वपूर्ण मामले सुरक्षा परिषद के समक्ष आते हैं, उनमें उनका जो निर्णय है 9 सदस्यों का समर्थन उसमें आवश्यक होता है। उन 9 सदस्यों में भी 5 स्थायी सदस्यों का यस उसमें चाहिए, उनका समर्थन उसमें चाहिए। उनमें से एक भी अगर प्रस्ताव के विरुद्ध में वोट देता है तो प्रस्ताव गिर जाता है, पास नहीं हो सकता है और सुरक्षा परिषद कुछ भी नहीं कर पाती है। इसको निषेधाधिकार की शक्ति कहते हैं, वीटो पावर कहते हैं, जो कि 5 स्थायी सदस्यों को प्राप्त है। ये है इसकी जो है कार्य प्रणाली सुरक्षा परिषद की। अब करते हैं सुरक्षा परिषद के कार्य एवं क्षेत्राधिकार, यानी इसके कौन से कार्य हैं और कहाँ
कहाँ इसकी शक्ति कहाँ तक जाती है और क्या ये कर सकती है। इसका जो कार्य क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से विश्व शांति एवं सुरक्षा कायम करना है। मुख्य काम तो इसका संपूर्ण विश्व में शांति व्यवस्था कायम करना है। इसके साथ साथ अन्य कार्य भी ये करती है। नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करना। नए देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बनना चाहते हैं वो सुरक्षा परिषद की सिफारिश से ही बन सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करना, महासचिव का चयन करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि कार्य महासभा के साथ मिलकर करती है और ये बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं। इसका जो ये कार्य क्षेत्र है ये भी बाध्यकारी प्रभाव रखता है। नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान करना, महासचिव का चयन करना और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि जो कार्य हैं वो महासभा के साथ मिलकर करती है और बाध्यकारी प्रभाव रखती है। केवल सुरक्षा परिषद ही शांति भंग करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकती है। यानी संपूर्ण विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से सुरक्षा परिषद यह संघ है जो शांति भंग करने वाले राष्ट्र के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकती है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही कोई भी राष्ट्र सदस्यता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। यानी कोई राष्ट्र अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का उल्लंघन कर रहा है तो सुरक्षा परिषद सिफारिश करती है और महासभा फिर उस प्रस्ताव को पास करती है, तभी कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से वंचित किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन, यानी इसकी शक्तियां और कार्य मुख्य तौर पे हम कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है या संविधान है उसमें संशोधन अनुच्छेद 109 के अनुसार महासभा के 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के समर्थन से ही हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन जो 109 अनुच्छेद में दिया गया है, जो महासभा के 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों का समर्थन उसमें आवश्यक है और उसमें भी 5 स्थायी सदस्यों की मंजूरी आवश्यक है, तभी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है। ये इसके कार्य और क्षेत्राधिकार के अंदर आते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि परिषद के 4 तरीके कौन कौन से हैं। सुरक्षा परिषद किसी भी आक्रामक राष्ट्र जो संपूर्ण विश्व की शांति और व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर रहा है, जो राष्ट्र युद्ध की स्थितियां पैदा कर सकता है, अशांति पैदा कर रहा है, उसके विरुद्ध जो एक्शन लेती है सुरक्षा परिषद, वो किस प्रकार से लेती है। तो सुरक्षा परिषद के 4 तरीके हैं। उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के 4 तरीके हैं सुरक्षा परिषद जिनको अपनाती है। इन तरीकों में से पहला आता है, सर्वप्रथम संबंधित राष्ट्रों को आपसी वार्ता व पत्र व्यवहार के लिए प्रेरित करती है। सबसे पहले क्या करती है, संबंधित राष्ट्रों को, यानी 2 राष्ट्र 3 राष्ट्र जिनके बीच में विवाद है, समस्या है, झगड़ा है, तो उनको पहले आपसी वार्ता व पत्र व्यवहार के लिए प्रेरित करती है कि आप आपस में बात करिए, पत्र व्यवहार करिए, बातचीत करिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और अधिकतर राष्ट्रों के बीच में इस तरह से समस्या का समाधान हो जाता है। ये पहला तरीका सुरक्षा परिषद अपनाती है। दूसरा तरीका अपनाती है, पंचों, मध्यस्थों और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निर्णय का सुझाव रखती है। यानी वो आपस में बात करके भी अगर अपनी समस्या को समाधान नहीं कर पाते हैं, सुलझा नहीं पाते हैं, तो सुरक्षा परिषद कहती है कि आप पंचों, मध्यस्थों और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निर्णय कराएं। यानी अपने बीच में मध्यस्थता स्वीकार करें संयुक्त राष्ट्र संघ की या किसी राष्ट्र की, पंचों का सहारा लें या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपने विवाद को ले जाइए और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सुरक्षा परिषद
उठाती है, उन राष्ट्रों से अपील करती है। फिर भी अगर समस्या उनकी हल नहीं हो पाती है, फिर भी ये राष्ट्र नहीं मानते हैं और अनुशासनहीनता रखते हैं, तो तीसरा अधिक सख्त तरीका अपनाया जाता है, अधिक कठोर तरीका अपनाया जाता है। वो है कि प्रभावी उपाय के रूप में दोषी राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध की आज्ञा दे सकती है। एक और कठोर उपाय अपनाया जाता है फिर, और दोषी राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध की आज्ञा दी जाती है। आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जा सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, और जो उसके राष्ट्र हैं, जो सदस्य राष्ट्र हैं, उनसे अपील की जाती है कि आप अमुक राष्ट्र को आर्थिक दृष्टि से बॉयकॉट कर दीजिए, उसका प्रतिबंध लगा दीजिए, उसके व्यापार को, आयात निर्यात को रोक दीजिए, ताकि वो घुटने टेक दे संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष। यह संपूर्ण विश्व की शांति को खतरा वो पैदा कर रहा है, तो उसको आर्थिक रूप से बिल्कुल मजबूर कर दें, आर्थिक रूप से उसको बिल्कुल ही कमज़ोर कर दें, ताकि वो ऐसी हरकत करने से रुक जाए। और अधिकतर मामलों में ऐसा करने के पश्चात आक्रामक राष्ट्र अपनी गतिविधियों में नियंत्रण कर लेते हैं और समस्या का समाधान हो जाता है। फिर भी अगर ये आक्रामक राष्ट्र नहीं मान रहे हैं, विश्व की शांति को खतरा पैदा कर रहे हैं, तो एक अंतिम उपाय के रूप में चौथा जो उपाय अपनाया जाता है वो है आवश्यकता पड़ने पर अंतिम उपाय के रूप में दोषी राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही कर सकती है। अब क्या करती है सुरक्षा परिषद कि सभी प्रयास करने के पश्चात भी आक्रामक राष्ट्र नहीं मानते हैं, विश्व शांति को खतरा पैदा करते रहते हैं, तो फिर टॉलरेट नहीं होता और सुरक्षा परिषद अपनी सैनिक कार्यवाही की तैयारी करती है और जो सदस्य राष्ट्र हैं उनसे सेना लेकर के उस राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही कर सकती है। और ऐसा बहुत बार किया गया है, ऐसा सुरक्षा परिषद कर सकती है, करती रहती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग सुरक्षा परिषद पे है कि यदि आक्रामक राष्ट्र विश्व शांति को खतरा पैदा कर रहा है और हर प्रयास से वो ऐसा करने से रुक नहीं रहा है, तो उस राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करे। जहाँ तक सेनाओं का सवाल है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी कोई सेना नहीं है, वे अपने सदस्यों से ही, सदस्य राष्ट्रों से सेना लेकर के उस आक्रामक राष्ट्र के विरुद्ध चढ़ाई करती है और उसको संपूर्ण विश्व की शांति के लिए खतरा पैदा करने से रोकती है और इस तरह से विश्व शांति स्थापित करती है। तो सुरक्षा परिषद कई तरीके अपना करके विश्व के आक्रामक राष्ट्रों को अनुशासनहीन होने से रोकती है और शांति बनाने में सहयोग करती है। तो आज हमने सुरक्षा परिषद BA पार्ट 3 के टॉपिक सुरक्षा परिषद का संगठन और उसकी भूमिका के बारे में विचार किया। धन्यवाद।